Hello everyone, welcome to Sankalp Competitive Classes. Myself Akanksha Sharma and today is our lecture 3 of Economics Domain और आज का हमारा टॉपिक है लॉ थ्योरी ऑफ डिमांड। जिस थ्योरी ऑफ डिमांड के साथ साथ हम आज लॉ ऑफ डिमांड भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड करने से पहले हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हमारे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एंड आपका इकोनॉमिक्स में पीपीसी कर्व, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। आई होप वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड करने से पहले यू शुड नो व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड। पहले हमें डिमांड पता होगा तो भी हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इसके लॉज पढ़ेंगे। बट सबसे पहले डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड। डिमांड मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग। रिक्वायरमेंट, आप जाते हैं बाजार में, ठीक है, आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, तो उस टाइम क्या चाहिए, आपको खाना चाहिए, तो उस खाने की क्या है, डिमांड है। सो डिमांड में बेसिकली मीन्स आपकी वांट या आपकी रिक्वायरमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। वांट या फिर रिक्वायरमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। तो डिमांड क्या होता है, हम अभी पढ़ते हैं। डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, वो कमोडिटीज जो आपको चाहिए और आप उसको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में खरीदने के लिए रेडी हो। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है उसकी प्राइसेस कितनी है, आपको कितनी खरीदनी है, आपको कितनी चाहिए, कितनी आपके लिए वो ज़रूरी है चीज़, तो वो सब चीज़ें लेकर जो है आपका क्या बनता है, डिमांड बनता है। डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज विच कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे जो कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। फाइन। सो क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज। स्पेसिफिक क्वांटिटी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिमांड की। दिस इज पॉइंट टू बी नोटिस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड। डिमांड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड की। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड की। सो डिमांड क्या होता है, बहुत सारी क्वांटिटीज जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्वांटिटी डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, या स्पेसिफिक गुड की बात कर रहे हैं, या कमोडिटी की बात कर रहे हैं। उस कमोडिटी को हम किस तरह डिफरेंट प्राइसेस में खरीद सकते हैं, वो हमें कौन बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड। सो क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइसेस। याद रखिएगा, क्वांटिटी भी स्पेसिफिक है, प्राइसेस भी स्पेसिफिक है। डिफरेंट डिफरेंट एक स्पेसिफिक प्राइसेस पे हम कौन सी एक स्पेसिफिक कमोडिटी खरीद रहे हैं वो हमें बताता है क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। डिमांड डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, क्वांटिटी डिमांड एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस पे। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे हमारे डिमांड शेड्यूल की तरफ। ठीक है, शेड्यूल से हमारा क्या मतलब होता है, शेड्यूल से हमारा क्या मतलब होता है, शेड्यूल होता है टेबल। ठीक है, शेड्यूल मतलब टेबल। तो अब हम डिमांड का टेबल पढ़ते हैं। सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिमुल्सन द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो किसने डिमांड, आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, डिमांड शेड्यूल का कंसेप्ट किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए, इट वाज गिवन बाय सिमुल्सन। सिमुल्सन ने डिमांड शेड्यूल का कंसेप्ट दिया है। सो सिमुल्सन ने कहा कि एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांड और प्राइसेस को कंपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल, जिसको हम स्केड्यूल, शेड्यूल, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल। सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। हमारा जो डिमांड शेड्यूल है, जो हम डिमांड के बेसिस पे टेबल्स बनाते हैं, वो हमारे दो टाइप के टेबल्स बनते हैं। कौन कौन से टेबल्स बनते हैं, ये बनता है हमारा मार्केट डिमांड, एक बनता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। पहले हम इंडिविजुअल डिमांड पढ़ेंगे, फिर हम मार्केट डिमांड पढ़ेंगे। फाइन।
एक बनता है हमारा मार्केट डिमांड, एक बनता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। ये दोनों ही हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि मार्केट है तो हम मैक्रो में ले लेंगे, मैक्रो में हमारा होता है एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे हम एग्रीगेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं। फाइन। सो हमारे दो टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल बनते हैं, एक बनता है इंडिविजुअल डिमांड, एक बनता है हमारा मार्केट डिमांड। हम दोनों शेड्यूल्स टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की। ठीक है, पहले हम इंडिविजुअल डिमांड पढ़ेंगे, फिर हम मार्केट डिमांड पे जाएंगे। सो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड। एक पर्सन की डिमांड। इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है एक पर्सन। तो जब हम एक पर्सन की डिमांड पढ़ रहे हैं उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। सो इंडिविजुअल डिमांड में हमने एक गुड ले ली, एक आइसक्रीम ले ली, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्सन की। ठीक है, एक पर्सन की उसमें क्वांटिटी डिमांड हमने लिख ली। जैसे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइसेस, पहले आइसक्रीम का प्राइस 1 है, फिर आइसक्रीम का प्राइस 2 है, फिर आइसक्रीम का प्राइस 3 है, फिर आइसक्रीम का प्राइस 4 है। प्राइस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे उसकी क्वांटिटी, जब आइसक्रीम का प्राइस 1 था क्वांटिटी डिमांडेड 4। फाइन। जब आइसक्रीम का प्राइस 2 हुआ क्वांटिटी डिमांड हमारी 3 हो। जब आइसक्रीम का प्राइस 3 हुआ क्वांटिटी डिमांड हमारी 2 हो गई। जब आइसक्रीम का प्राइस 4 हुआ क्वांटिटी डिमांड 1 हो गई। यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिल रही है। क्या? जैसे जैसे हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं हमारे क्वांटिटी डिमांड जो है कमोडिटी की वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये हमने इंडिविजुअल डिमांड का देख लिया। सो एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, हम यहाँ पे एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है, विच अ कंज्यूमर विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस। ये बहुत सा एक प्राइस तो हमने नहीं लिया, हमने सब में 1 तो नहीं लिया, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस लिए, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ली। तो ये इसमें बताया है कि जो कंज्यूमर है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितने गुड्स जो है वो बाय करेगा, वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक इंडिविजुअल की डिमांड हम जिसमें ले रहे हैं। फाइन, याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की। लेकिन उससे पहले हमने अब शेड्यूल बनाया है तो क्या आता है? जब भी कोई टेबल आता है तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं? उस टेबल के बेसिस पे हम उस टेबल के बेसिस पे कर्व बनाते हैं। सो ये हमारा कर्व बन गया। ठीक है, ये हमारा कर्व बन गया। यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो थे, यहाँ पे हम ले लेंगे हमारा प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिमांड कर्व बनाएंगे। जब हमारे इंडिविजुअल की जब हमारे आइसक्रीम की प्राइस 4 थी तब हमारी डिमांड कितनी थी? 1। ठीक है, तब हमारी डिमांड कितनी थी? 1। आई डोंट नो व्हाई दिस इज इरेजिंग। ठीक है, जब हमारे इंडिविजुअल की डिमांड 3 थी, सॉरी प्राइस जब हमारे आइसक्रीम की कितनी हुई? 4 से 3 हुई, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई। कितनी हुई? 2। जब 2 हुई तो ये 3, जब 1 हुई तो ये 4। तो इस तरीके से जब हमने ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन किए, जब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, जब हमने सारे पॉइंट्स ज्वाइन किए तो हमें क्या मिला? इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें मिली डीडी कर्व। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। यही आपकी यहाँ पे मेंशन है। जब आपका प्राइस 1 था आपकी क्वांटिटी डिमांड 4 थी, ये। ठीक है, जब आपका प्राइस 2 हुआ आपकी क्वांटिटी डिमांड 3 हो गई। जब आपका प्राइस 3 हुआ आपकी क्वांटिटी डिमांड 2 हो गई। और जब आपका प्राइस 4 हुआ आपकी क्वांटिटी डिमांड 1 हो गई। और जब हमने सब पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें मिला हमारा डीडी कर्व। ठीक है, तो हमें हमारा डीडी कर्व मिला। डीडी कर्व मीन्स हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आप देख सकते हैं, ये डिमांड कर्व कैसा मिल रहा है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और किसकी तरफ? राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक और चीज मिल गई, राइटवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्टिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड शिफ्टिंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो डिमांड
डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है, एक तो वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है और डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। दो टाइप्स थी हमारे, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की। मार्केट डिमांड कर्व जो हमारा होता है, ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करके बना होता है। एक बार हम टेबल देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे हमें प्राइसेस दी हुई हैं 1 2 3 4, ये हमें प्राइसेस दी हुई हैं। अब यहाँ पे हमने, अब मार्केट में एक पर्सन तो नहीं होता, जब हम बाजार में जाते हैं तो क्या एक ही पर्सन वहाँ पे चीज़ें खरीदने आया होता है? नो, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं जो वहाँ पे चीज़ें खरीदने आए होते हैं। इसीलिए हम जब मार्केट डिमांड कर्व लेते हैं तो हम अलग अलग लोगों की डिमांड लेते हैं। यहाँ पे हमने ए की डिमांड ली, मतलब एक पर्सन ले लिया ए, एक पर्सन ले लिया हमने बी, ठीक है, इन दो पर्सन ले लिया हमने फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपका सी भी हो सकता है, ठीक है, डी भी हो सकता है, आप जितना ले सकते हैं मार्केट डिमांड में आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपने पहले प्राइसेस रखे, पहले इसका प्राइस था 1, अगेन वही सेम प्राइसेस लिए हमने, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब प्राइस ऑफ आइसक्रीम 1 था तो ए की डिमांड कितनी थी? 4, ठीक है, लेकिन उसी प्राइस पे बी की डिमांड कितनी थी? 5। देखिए अब आप कहीं बाजार जाते हैं तो हर किसी की डिमांड सेम तो होती नहीं है, कुछ लोगों की किसी चीज़ को लेकर डिमांड कम होती है, कुछ लोगों की किसी चीज़ को लेकर डिमांड बढ़ जाती है। सेम ऐसे ही है, जब प्राइस 1 था कुछ लोगों की 4 डिमांड थी, कुछ लोगों की 5 डिमांड थी। अगेन जब प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ, 2 प्राइस हुआ, तो ए की डिमांड कितनी हो गई? 3 हो गई, बी की डिमांड कितनी हो गई? 4 हो गई। जब हमारा प्राइस ऑफ आइसक्रीम 3 हुआ, ठीक है, ए की डिमांड कितनी हुई? 2 हो गई, बी की डिमांड कितनी हो गई? 3। इस तरह से जब प्राइस 4 हुआ, ए की डिमांड हमारी 1 है, बी की डिमांड हमारी 2 है। अब हमने इन दोनों डिमांड्स को लेके हमारा मार्केट डिमांड बनानी है। सो मार्केट डिमांड में जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स हैं पर्सन की, उन डिमांड्स को हम ऐड कर देंगे। फाइन। अब यहाँ पे 4 था, यहाँ 5 था, तो टोटल हमारी मार्केट डिमांड कितनी बनी? 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। अब अगर इसकी जगह सी होता, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, सी होता, ठीक है, सी की डिमांड भी क्या होती? सपोज करो 3 होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 4 + 5 + 3 करते, ठीक है, उसको भी हम साथ में ऐड कर देते, तो हमारी मार्केट डिमांड कितनी बनती? 12 करके। फाइन। तो इस तरह से डी होता तो हम उसको भी ऐड कर देते। सो हमें क्या पता चला, मार्केट डिमांड में हम डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिमांड को ऐड करके हम मार्केट डिमांड बनाते हैं। फाइन। मार्केट डिमांड में किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड नहीं होती। आई होप मार्केट डिमांड कर्व का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। सो इन एवरी मार्केट देयर आर कंजप्शंस ऑफ कमोडिटीज। पहले ही बोला, हर मार्केट में कंजप्शंस ऑफ कमोडिटीज बहुत सारे लोग करते हैं। सेवरल कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। मार्केट डिमांड शेड्यूल शोज टोटल डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे हम टोटल का मतलब क्या होता है? ऐड। तो डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो वी हैव टेकन द अजम्पशन ऑफ 2 बर्ड्स। हमने यहाँ पे 2 बर्ड्स लिए हुए हैं। आप 3 बर्ड्स भी ले सकते हैं, 4 बर्ड्स भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। फाइन। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल तो बना लिया, देन व्हाट अबाउट द कर्व? कर्व तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये हमारी कर्व आ गई। देखिए पहले हमने यहाँ पे ए की डिमांड का कर्व बनाया है, ये हमारी ए की डिमांड का कर्व है, ठीक है, जिसपे हमारी 4 पे 1 है, 3 पे 2 है, 2 पे 3 है, 1 पे 4 है। फिर हमने यहाँ पे बी की डिमांड का कर्व बनाया है। फाइन। फिर हमने यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व बनाया है, जिसपे हमने ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड बनाई है, हमारा मार्केट डिमांड कर्व मिल गया, ठीक है। ये देखिए 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9। तो ये हमें क्या मिला है? हमारा मार्केट डिमांड कर्व, और वहीं से हमने इसको पॉइंट्स को ऐड कर दिया, हमें हमारा क्या मिल गया? मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। क्लियर है? आई होप इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चेंज क्यों नहीं हो रहा? चलिए नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। देखिए दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं,
कुछ कुछ सेम भी होते हैं, कुछ कुछ अलग भी होते हैं। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से मार्केट डिमांड फंक्शन कौन सा है और इंडिविजुअल मार्केट का फंक्शन कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। डिमांड डी एक्स का मतलब है डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, यहाँ पे एक्स की कमोडिटी की डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, सो डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ। ठीक है, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई। अब इनकी फुल फॉर्म्स क्या है हम पढ़ेंगे। डी एक्स मैंने पहले ही बोला, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ पे कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी डिमांड की बात चल रही है। पी एक्स मतलब अगेन प्राइस ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स की प्राइस क्या हो गई पी एक्स, पी आर हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आर स्टैंड फॉर रिलेटेड गुड्स, वाई कंज्यूमर की इनकम। वाई हमारी हमेशा किससे डिनोट होती है इकोनॉमिक्स में, याद रखिएगा वाई से हमारा हमेशा इनकम होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो सोचते हैं आई से इनकम होगा, आई से हमारा इनकम नहीं होता है, आई से हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, वाई से हम क्या डिनोट करते हैं, वाई से हम इनकम डिनोट करते हैं। क्लियर, सो वाई हमारे कंज्यूमर की इनकम आ गई। टी आ गया हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आगे क्या था ई हमारे आ जाती है एक्सपेक्टेशंस, कि आपको कितनी प्राइस खरीदनी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी प्राइस को लेके, वो सब हमारा इसमें आ जाता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमें बताती हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल मार्केट का फंक्शन, इंडिविजुअल मार्केट फंक्शन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़, पी एक्स दे देंगे या फिर आपको पी आर दे देंगे या वाई दे देंगे या टी या ई दे देंगे और आपको बोलेंगे कोई भी एक इनमें से चार अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे और बताएंगे बताओ इनमें से इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कौन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको हर वो चीज़ करवाई जा रही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, सब ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन की। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हमने पढ़ लिया, सो एम के टी मीन्स आपका मार्केट। ठीक है, डिमांड ऑफ एक्स, मार्केट में आपकी एक्स की क्या डिमांड है वो हम इसमें निकाल रहे हैं। ठीक है, एफ मीन्स फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी ई, ये सब तो हमें सुना सुना लग रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इंडिविजुअल मार्केट फंक्शन में भी था। अब इसमें एक दो चीजें आती हैं, एक आपका आता है एन, एक आपका आता है वाई डी। ठीक है, अब की क्या है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये तो आपको पता है पी क्या आ गया प्राइस ऑफ एक्स, पी आर क्या आ गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, वाई आ गया आपका इनकम ऑफ बायर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बायर कंज्यूमर सेम ही होते हैं, बायर और कंज्यूमर सेम ही होते हैं, कंज्यूमर ही वही होते हैं जो चीजें खरीद रहे होते हैं। ठीक है, जो बेच रहे होते हैं दीज आर सेलर्स और प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो खरीद रहे होते हैं वो होते हैं बायर्स या फिर कंज्यूमर। टी से आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई से आ जाता है एक्सपेक्टेशंस। क्लियर है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो दो नई चीजें यहाँ पे आई हुई हैं, वो कौन सी आई हैं, एन एंड वाई डी। दो चीजें यहाँ पे नहीं आई हैं, एन एंड वाई डी, एक एन एक आपका वाई डी। एन हमें क्या बताता है, पॉपुलेशन साइज, कितनी पॉपुलेशन है। हमने यहाँ पे ए ली थी, बी ली थी, क्या सी भी है, क्या डी भी है, क्या ई भी है, कितनी पॉपुलेशन है हमारी मार्केट डिमांड में, वो हमें क्या बताता है, एन। तो याद रखिएगा इन इकोनॉमिक्स पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय एन। ठीक है, एन से हम क्या डिनोट करते हैं, हमारा पॉपुलेशन। जैसे वाई से हम इनकम डिनोट करते हैं, एन से हम पॉपुलेशन डिनोट करते हैं। वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स के बीच में। क्यों, क्योंकि इनकम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे पता चलता है आप कितने डिमांड करोगे। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम होगी आपकी डिमांड कम होगी। तो ये इनकम कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है आपकी डिमांड को। तो हम मार्केट डिमांड कर्व में आपकी इनकम भी स्टडी करते हैं। सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आई होप डिमांड सबको क्लियर हो गया होगा, लॉ ऑफ डिमांड आसानी से पढ़ सकते हैं। डिमांड क्लियर है, डिमांड फंक्शंस क्लियर है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों क्लियर है।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? हमने डिमांड में भी देखा, एक चीज हमने देखी जब हम डिमांड के टेबल्स कर रहे थे, चाहे वो मार्केट डिमांड का टेबल हो, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड का टेबल हो, जैसे जैसे हमारी प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं चीज़ों की, वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। सेम इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होती जाएगी। ठीक है, सपोज करो पहले कोई चीज 1 रुपए की आती थी। ठीक है, सपोज कोई चीज 1 रुपए की आती थी, आपके पास ₹5 होते थे। ठीक है, कोई चीज 1 रुपए की आती थी, टॉफीज ले लीजिए, 1 रुपए की एक टॉफी, तो आप कितनी टॉफीज खरीदते थे? 5 टॉफीज खरीदते थे। ठीक है, आपकी कितनी टॉफीज की डिमांड थी? 5 टॉफीज की डिमांड थी। ठीक है, अब वो टॉफी की प्राइस धीरे धीरे क्या हो गई? यहाँ पे प्राइस क्या है? ₹1 है। अब वो प्राइस इंक्रीज होके ₹5 हो गई। ठीक है, पहले वो प्राइस कितनी थी? ₹1, और आप 5 रुपए की 5 टॉफीज खरीदते थे। अब उसकी प्राइस बढ़ के ₹5 हो गई। अब आप 5 रुपए की कितनी टॉफीज खरीद सकते हैं? एक। तो क्या आपकी डिमांड कम हुई? 5 टॉफी से डिमांड 1 टॉफी। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। जैसे जैसे आपकी प्राइसेस इंक्रीज होती जाती है, आपकी क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी कम होती जाती है। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स में हमारा इनकम भी ले लेते हैं। आपकी ₹5 ही है आपके पास, ये नहीं कि ₹10 हो गए, ₹5 ही है। ठीक है, अदर थिंग्स हमने इक्वल ले लिए हैं। क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस। अगर हमारा प्राइस कम हो जाएगा, 5 से अगर हमारा 1 चला गया, ठीक है, 5 से अगर हमारा प्राइस 1 चला गया, तो हमने 5 टॉफीज खरीद ली। तो जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होती जाएगी, या हमारा प्राइस फॉल होगा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिमिनिशेस होता है कम होना। फाइन, आई होप क्लियर है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है जैसे जैसे हमारी प्राइसेस इंक्रीज होती जाएंगी किसी भी चीज़ की, हमारी डिमांड उस चीज़ की कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हमारी प्राइसेस कम होगी किसी चीज़ की, हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी उस चीज़ की। महंगी चीज़ कम प्रेफर करते हैं, सस्ती चीज़ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यही हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। अब लॉ ऑफ डिमांड में कुछ अजम्पशंस भी हैं, इसी को लेके हम लॉ बनाते हैं। सो पहला अजम्पशन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपके पास ₹5 थे, ₹5 ही हैं, वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है जो आपकी चेंज हो रही है। सो देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी आपके सेम रहेंगे। अभी आप टॉफी खरीद रहे हैं, बाद में भी वही टॉफी खानी है आपको, कोई सस्ती वाली पे नहीं जाओगे, उसी टॉफी की बात चल रही है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी सेम है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। ठीक है, रिलेटेड गुड्स हो गए। अब दो टॉफीज हैं, एक की प्राइस ₹5 है, एक की प्राइस ₹1 है दोनों क्या है? टॉफीज ही हैं, तो दोनों एक दूसरे की क्या हो गई? रिलेटेड गुड्स हो गई। ठीक है, तो वो भी सेम ही रहेंगे, वो भी चेंज नहीं होगी। एंड कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। कंज्यूमर आगे भी कोई प्राइसेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा चेंज होने में। ये कुछ एजम्पशंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में आपको पता होने चाहिए। फाइन, इनकम आपकी सेम रहेगी, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस सेम रहेंगे, और कंज्यूमर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि वो आगे चेंज करेगा। सो दिस इज अ लॉ ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड लॉ ऑफ डिमांड टेबल। फाइन, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, वही है। यहाँ पे प्राइस आपकी पहले 10 थी, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई। यहाँ पे प्राइसेस क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। जब हमारी प्राइस 10 थी, क्वांटिटी डिमांड 100 थी। ठीक है, जब हमारी प्राइस 9 हुई, क्वांटिटी डिमांड होगी हमारी 150। जब हमारी प्राइस 8 थी, क्वांटिटी डिमांड होगी हमारी 200। सो हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी प्राइसेस कम हो रही हैं, हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर? इसी को लेके इन्होंने टेबल बनाया है। ये हमारा प्राइस है, ये हमारा डिमांड है। एल इन्होंने डिमांड लिया हुआ है। फाइन, एल की जगह आप डी भी कर सकते हैं अगर आपको समझना है तो जैसे हमारी प्राइस कम होती है, पहले हमारी प्राइस ये है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमारी प्राइस ये थी, पी हमारी प्राइस थी, और डी हमारी, एल हमारी, एल प्राइस पी थी,
थी, एल हमारी क्या थी, डिमांड थी। उसके बाद हमारी प्राइस कम हो गई P2 में, ये हमारी प्राइस कम क्या हो गई, P2, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ये हमारी डिमांड L1। यहाँ पे क्या पता चला, जब हमारी प्राइस कम हुई हमारी डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो गई है, तो इसी से हमें ये कर्व मिलता है, डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्लियर है। और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव relationship between demand and price and demand, between price and demand। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप, मींस जब हमारी एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम हो जाएगी, जब हमारी दूसरी चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम हो जाएगी। दिस इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। आई होप क्लियर है लॉ ऑफ डिमांड, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्यों आपका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्या रीजन है कि ये आपका डिमांड कर्व है, ये इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप है, क्यों है आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप। तो ये 5 रीजंस है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप के। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिन्होंने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। जैसे जैसे हमारी किसी चीज़ की कमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है, उसको लेके हमारी सेटिस्फेक्शन अपने आप कम हो जाती है। और जिनको ये डिटेल में देखना है वो मेरा कल का लेक्चर देख सकते हैं। सो नंबर 1 इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है इनकम इफेक्ट, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, और ये भी एक रीजन है कि जब आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाती है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए, 2 टाइप ऑफ गुड्स होते हैं आपके, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड हो गया जिस गुड को आप एज ए सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको जाना है, आपको बहुत प्यास लगी है, एक तरफ पे आपको चिल वाटर है और एक तरफ आपको टैप वाटर है। ठीक है, आप कहीं गए थे घूमने, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, अब आपने ढूंढा कि मुझे कहीं से ठंडा पानी मिल जाए, चिल की जगह बॉटल पानी ले लो, या टैप वाटर की जगह आप नॉर्मल वाटर ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नॉर्मल वाटर। ठीक है, आप कहीं गए, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, अब आपको पानी चाहिए, तो आप ढूंढ रहे हो चिल वाटर, आपको चाहिए ठंडा पानी, आप हर जगह ढूंढ रहे हो, आपको कहीं भी चिल वाटर नहीं मिल रहा, लेकिन आपको कौन सा वाटर मिल रहा है, नॉर्मल वाटर मिल रहा है जो चिल नहीं है, ठंडा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने फिर सोचा अब चलो प्यास तो लगी है मुझे, तो पानी होता है, तो मैं चिल की जगह नॉर्मल वाटर ले लेती हूँ। यहाँ पे आपने नॉर्मल वाटर को एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ चिल वाटर यूज किया। या फिर आपने किसी के घर गए, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर आप किसी के घर गए, ठीक है, अब गेस्ट आते हैं, या तो हम उनको चाय पिलाते हैं या हम उनको कॉफी पिलाते हैं। ठीक है, 2 चीजें हैं। आपने देखा कि चाय तो खत्म हो गई है घर पे, ठीक है, चाय पत्ती जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन कॉफी पड़ी हुई है, तो आपने गेस्ट को क्या किया, चाय के जगह कॉफी दे दी, के जगह यानी कि सब्स्टिट्यूट, कॉफी आपने एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ टी यूज कर दिया। मींस जब आप एक चीज की जगह दूसरी चीज जो है वो यूज कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। वैसे ही आप शैम्पू ले लीजिए, आप 2 शैम्पूज खरीदते हैं, सॉरी 2 शैम्पू हैं, एक आप ले लीजिए क्लिनिक प्लस, एक आप लीजिए सनसिल्क, व्हाटएवर। सो 2 शैम्पू हैं, सनसिल्क के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो आपने जो लोग सनसिल्क यूज करते थे उन्होंने उसकी जगह क्लिनिक प्लस यूज करना शुरू कर दिया। सो आपने इस शैम्पू की जगह इस शैम्पू को एज ए सब्स्टिट्यूट यूज कर दिया। सो यही इन्होंने बताया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट,
क्या होता है, आपकी प्राइसेस इंक्रीज हुई है कमोडिटी की, ठीक है, आपने क्या किया, कमोडिटी की जगह उस कमोडिटी के सब्सटीट्यूट्स को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक कमोडिटी मैंगो ले लो, या फिर आप ले लो टी ले लो, या बिस्किट्स ले लो, कोई भी एक कमोडिटी है जिसका प्राइस इंक्रीज हो गया, आपने उसकी जगह दूसरे गुड को यूज करना शुरू कर दिया एज ए सब्सटीट्यूट। ऑब्वियसली जब आप दूसरा यूज करोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वही हमें क्या बताता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब है साइज ऑफ कंज्यूमर गुड, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस, ठीक है, हर गुड के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड डिमिनिशिंग होता है। आई होप क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एक मैंने सब्स्टिट्यूट गुड बताया, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम किसी की जगह यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो अगर एक चीज की प्राइसेस बढ़ जाएं तो दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे कि एक परफेक्ट एग्जांपल है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, जिससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, विच इज कार एंड पेट्रोल। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देखिए अब आपका प्राइसेस जो है पेट्रोल के इंक्रीज हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपकी कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, आपके पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। क्यों, क्या पेट्रोल के बिना कार चल सकती है, नहीं चल सकती। अगर आप कार खरीदते हो तो आपको पेट्रोल डलवाना ही डलवाना पड़ेगा, लेकिन अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या आप खरीदोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल कौन डलवाए। सो ये चीज होती है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होती। तो जहाँ एक ही डिमांड या प्राइस कम ज्यादा होती है तो उससे दूसरे की डिमांड या प्राइस को इफेक्ट पड़ता है। सो दिस आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस इन लॉ ऑफ डिमांड। देखो, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होती है हमारे प्राइसेस कम होते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, डिमांड कम हो जाती है। एक ऐसी चीज, कुछ ऐसी चीज, कुछ केसेस होते हैं ऐसे, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हर जगह मिलते हैं आपको, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब आपके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जब आपके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन पैराडॉक्स क्या बोलता है, जब आपका प्राइस इंक्रीज हुआ आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसमें आ जाता है जैसे आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है, अब शाहरुख खान, सलमान खान ले लीजिए, कोई ऐसी शर्ट है जो मार्केट में ₹500 की है, एक शर्ट है जो ₹5 लाख की है, वो कौन सी शर्ट खरीदेंगे, 5 लाख, क्योंकि उनकी जो उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी ईगो पे बात आ जाती है, उनके स्टैंडर्ड्स पे बात आती है। तो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ये जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जब आपके प्राइसेस इंक्रीज हो तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, कुछ लोगों के केसेस में, हर किसी के केस में नहीं, और इसको हम बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स। क्लियर है, लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिमांड की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या फ़र्क है दोनों में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड सेम ही तो है, नहीं, क्या फ़र्क है ये हम अभी पढ़ेंगे। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें क्या बताता है, चेंज इन क्वांटिटी परचेज ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपकी डिमांड चेंज हो रही है प्राइसेस की वजह से, प्राइसेस की वजह से अगर आपकी डिमांड चेंज हो रही है कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए डिमांड कम होगी, प्राइसेस डिक्रीज हो गए डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस की वजह से अगर आपकी डिमांड चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर आपके प्राइसेस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड किसको बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या हो गए, जो हमने पढ़े थे, इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया, ये मतलब
प्राइसेस को छोड़ के और जितनी भी चीजें हैं उनकी वजह से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है मीन्स प्राइसेस सेम ही है। ठीक है, एक गुड है जिसके प्राइसेस सेम ही है, प्राइस पहले भी ₹5 था, अब भी ₹5 है सपोज एक शैम्पू का, लेकिन उसकी जगह दूसरा शैम्पू आ जाता है जिसका ₹1 प्राइस है और लोगों की डिमांड वहां शिफ्ट हो जाती है, तो वो उसका प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं हुआ, प्राइसेस तो सेम ही थे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आपकी डिमांड चेंज हुई। सो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की वजह से जब आपकी डिमांड चेंज होती है इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड, जिसमें प्राइसेस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से आपकी डिमांड चेंज होती है अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। प्राइस की डिमांड चेंज होती है उनको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसको बोलते हैं, याद रखना क्वांटिटी डिमांड जब आपके प्राइसेस की वजह से आपकी डिमांड चेंज होती है। क्लियर है, इसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखो दो टॉपिक्स हैं, मूवमेंट और शिफ्ट। पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो दो टॉपिक हैं आपके, एक है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक है आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हमें क्या बोलता है, जैसे ये आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है, ये आपकी डिमांड कर्व है। ठीक, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में आपकी क्या होती है, डिमांड कर्व या तो एक्सट्रैक्शन आता है डिमांड कर्व में या तो कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, मींस या तो आपकी डिमांड कर्व ऊपर की तरफ है, आपकी डिमांड कर्व यही है, पर या तो आपकी डिमांड कर्व ऊपर की तरफ बढ़ती है या नीचे की तरफ बढ़ती है। मतलब यहाँ तो इसमें क्या होता है, आपका अपवर्ड शिफ्ट होता है, अपवर्ड स्लोप होता है, या आपका क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, किसमें, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और ये आपका सेम ही डिमांड कर्व में होता है। ठीक है, मतलब कलर्स चेंज करके मैं बता देती हूँ, ये आपकी डिमांड कर्व थोड़ी सी ऊपर बढ़ गई तो ये आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो गया, डिमांड थोड़ी सी नीचे हो गई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, ये इस तरह से सेम ही डिमांड कर्व है, बस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, जिसको हम एक्सट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व बोलते हैं। वहीं आपका आ जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट में क्या होता है, आपकी डिमांड कर्व या तो आगे की तरफ शिफ्ट होती है या तो पीछे की तरफ शिफ्ट होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट डिमांड बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट। अब एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए इसमें, जो आपकी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, ठीक है, जो आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, ये आपका किसकी वजह से होता है, ये आपका होता है प्राइसेस की वजह से। ठीक है, और शिफ्ट आपका किसकी वजह से होता है, अदर देन प्राइसेस की वजह से। ठीक है, जैसे आपकी पहले इतनी प्राइस थी, ठीक है, अब आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई तो आपकी जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, वो आ जाता है आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और शिफ्ट होता है कि शिफ्ट ही हो गई, आगे ही हो गई, तो वो आपके अदर देन प्राइसेस फैक्टर्स की वजह से होता है। क्लियर है, अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो क्या बताता है हमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, when due to change in price quantity demand of the commodity changes। याद रखिएगा यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से हो रहा है। मैंने पहले ही बोला यहाँ पे जो आपकी डिमांड कर्व है
ये आपकी डिमांड कर्व है और ये जब ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ हो रही है तो ये आपका प्राइसेस की वजह से हो रही है, ठीक है। सो याद रखना मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आपकी प्राइस की वजह से होती है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये पूछ सकते हैं आपसे। So when due to change in prices, quantity demand of commodity changes, it is expressed by different points on the same demand curve. Again, shift नहीं होती आपकी, सेम ही डिमांड कर्व है, ठीक है। ये आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है, ये आपकी डिमांड कर्व है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सेम ही डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं होगी, ये ऐसे हो जाएगी, ये इसी डिमांड कर्व में ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। अगर ऐसे होगी तो नीचे की तरफ नहीं होगी, अगर नीचे की तरफ होगी तो ऊपर की तरफ नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम डिमांड कर्व में इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। अब हम बताते हैं कि एक्सटेंशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है, ये किसकी वजह से, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगेन, और जब डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, किसकी वजह से, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपकी इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड तो आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका फॉल इन प्राइसेस, प्राइसेस फॉल होते हैं आपके, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, जब आपके प्राइसेस राइज हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है, एक डिमांड कर्व जब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाती है उसको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व बोलते हैं। अब आ जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि ये आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है, तो ये शिफ्ट हो जाती है या आगे की तरफ या पीछे की तरफ, ठीक है। इन दिस केस इंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट, पूरा का पूरा आपका डिमांड कर्व इस केस में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। या तो वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा या फिर वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है, ये याद रखना, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइसेस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से अगर आपका डिमांड कर्व ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये मैंने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था। When due to change in these factors demand कर्व फॉल्स, तो उसको हम डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अगर आपका डिमांड कर्व फॉल हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। अगर आपका डिमांड कर्व इंक्रीज ऊपर की तरफ गया, अपवर्ड शिफ्ट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। एंड व्हेन डिमांड कर्व राइजेस इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ये तो क्लियर, इसमें तो कुछ है भी नहीं समझने वाला इतना। अब यहाँ से आपको सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो बची कुछ सब पूरी हो जाएगी, यहाँ से सब एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड जिसको हम शिफ्ट भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में दो चीजें मैंने बताई, एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड आपका किससे होता है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किसकी वजह से होता है, जब आपका प्राइस जो है कम होता है ऑफ द सेम कमोडिटी, ठीक है। और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे सिर्फ प्राइसेस की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका शिफ्ट इन डिमांड का, ये मैंने पहले ही बताया, जब आपका डिमांड डिक्रीज होगी तो आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा, जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये आपका फॉरवर्ड शिफ्ट है, ये आपका बैक। क्लियर। और ये किसकी वजह से होता है, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइसेस के अलावा जो फैक्टर्स होंगे उनकी वजह से आपका चेंज इन डिमांड होगा। क्लियर है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और याद रखना चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मैंने बोला था ना प्राइसेस से होता है, ठीक है।
क्वांटिटी डिमांड में प्राइस जो है वो रोल प्ले करता है, इसका मतलब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी आपका प्राइसेस से होगा और डिमांड आपका अदर देन प्राइसेस से होता है। ये स्टार्टिंग में ही मैंने समझा दिया था, अदर देन प्राइसेस से, तो यानी कि जो आपका शिफ्ट होगा वो भी अदर देन प्राइसेस से ही होगा। क्लियर? इसके बाद इनकी डायग्राम्स हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड? ये आपके प्राइसेस फॉल हो गए, डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये आपका केस आ गया, ये आपके डिमांड कर्व है, ठीक है। अब जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है वो आपका नीचे की तरफ जाता है, यानी कि आपका कर्व जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपका डाउनवर्ड शिफ्ट होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व है, ये दूसरा डिमांड कर्व नहीं है, ये इसकी बात चल रही है, इसी डिमांड कर्व की बात चल रही है। ये आपका डाउनवर्ड शिफ्ट है, तो ये क्या हो जाता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर है? दूसरा कर्व नहीं बनाया, ये आपका डिमांड कर्व नहीं है, ये ए बी जो है ये आपका डिमांड कर्व नहीं है, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। ये आपका ए बी है, ये आपका डिमांड कर्व नहीं है। बताया है इन्होंने, एरो के थ्रू बताया है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? और डाउनवर्ड शिफ्ट किस में होता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। अगेन ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। ये इन्होंने डिमांड कर्व नहीं बनाया, इन्होंने एरो के थ्रू आपको बताया है कि आपका जो डिमांड है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो यानी कि जब आपके डिमांड कर्व अपवर्ड हो, शिफ्ट नहीं हो रहा है, अपवर्ड स्लोप हो रही है, डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, याद रखना। डाउनवर्ड स्लोप में क्या होगा? एक्सटेंशन इन डिमांड। अपवर्ड स्लोप में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ऐसे याद रख लो, सी हमारा पहले आता है, ठीक है, ई हमारा बाद में आता है। तो जब ऊपर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, नीचे होगा तो एक्सटेंशन इन डिमांड। क्लियर? अब इंक्रीज इन डिमांड भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन डिमांड का क्या बताया था? जब प्राइसेस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से आपका, मतलब प्राइसेस आपके सेम ही हैं लेकिन दूसरे फैक्टर्स की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। तो प्राइसेस सेम ही है बट प्राइसेस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, तो वो हमारा आ जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो अगेन यहाँ पे आपका शिफ्ट होता है, ये दोनों ही डिमांड कर्व है, ये भी डिमांड कर्व है, ये भी डिमांड कर्व है, वहां पे सेम ही डिमांड कर्व थी। मूवमेंट अलोंग में सेम ही डिमांड कर्व होती है, दूसरी डिमांड कर्व नहीं होती। शिफ्ट में आपकी शिफ्ट हुई है डिमांड कर्व, ठीक है। और जब आपकी ये राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर? और जब लेफ्टवर्ड, इसकी जगह लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी जब, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हम आगे बढ़ेंगे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। ये देखिए, ये आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। और यहाँ पे लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगी? जब आपके प्राइसेस कम होंगे। जब प्राइसेस कम होंगी आपकी जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। क्लियर? ये आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, ये भी डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, शिफ्ट ही हो जाती है, यहाँ से डिमांड कर्व उठ के यहाँ चली जाती है, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। और जब सेम ही डिमांड कर्व है, सिर्फ एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन, ये ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन है और ये एक्सटेंशन है, ठीक है, एक ही डिमांड कर्व में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। अब ये कुछ कंसेप्ट्स हैं डिमांड ऑफ गुड्स जो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री बताया, इसके अलावा और भी होते हैं। पहला होता है आपका नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्या होता है? द डिमांड ऑफ दीज गुड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। ऑब्वियसली जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, प्राइसेस नहीं इनकम, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है
हमारी कुछ खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ले लो, कोई शर्ट ले लो जो आपको बहुत पसंद है लेकिन थोड़ी सी महंगी है, ठीक है, तो उसकी डिमांड आपने कम कर दी कि अभी मुझे नहीं चाहिए, थोड़ी महंगी है। लेकिन जब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, आपने उस शर्ट की डिमांड कर ली कि अब मुझे खरीदनी है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। वो किन केसेस में होता है? नॉर्मल गुड के केसेस में। तो यहाँ पे ये शर्ट क्या हुई आपकी? नॉर्मल गुड हुई। नेक्स्ट होता है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? द डिमांड ऑफ दीज गुड्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है लेकिन इनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सपोज करो पहले आप रुपीज 5 वाली चॉकलेट खाते थे, ठीक है, अब आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपने रुपीज 10 वाली चॉकलेट खाना शुरू कर दी, तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो ये जो रुपीज 5 वाला चॉकलेट था कि आपका इंफीरियर गुड हो गया। वो गुड जो हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा सस्ता है, चीप है, ये नहीं खरीदना, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं अच्छी चीजें खरीदूंगी। तो वो जो इनकम हमने वो चीजें जो हमने छोड़ दी कि अब हमने वो नहीं खरीदनी, हमारी इनकम बढ़ गई है, हम अच्छी चीजें खरीदेंगे, तो हमने इंफीरियर गुड्स छोड़ दी कि हमने ये नहीं खरीदनी। ठीक है, तो इनकी डिमांड हमारी इनकम के इंक्रीज होने से कम हो जाती है। गिवन गुड्स, इट इज इंफीरियर गुड्स, ये भी इंफीरियर गुड्स की ही टाइप है। ठीक है, विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। आपका इनकम, ये चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये इनकम इफेक्ट यहाँ पे आपका नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव है, प्राइस इफेक्ट आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। ये पूछ सकते हैं कहाँ पे आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, कहाँ पे आपका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये लाइन अच्छे से पढ़ना। गिवन गुड्स के केसेस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। इनकम इफेक्ट में इट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन आउट प्राइस ऑफ कमोडिटी। इनकम इफेक्ट क्या होता है? आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी जब आपकी रियल इनकम चेंज होती है। ठीक है, रियल इनकम में आपके प्राइसेस के अलावा और भी आपकी जो सैलरी आपको मिलती है उसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें बीच में काउंट होती हैं। ठीक है, कि आपकी प्राइसेस इंक्रीज हुई या फिर आपका बीच में कुछ और चीज़ की डिमांड हो गई या कुछ भी, तो रियल इनकम में वो सब काउंट होता है। रियल इनकम में आपकी वो इनकम नहीं आती जो आपको मिलती है हैंड इन हैंड, और भी बहुत फैक्टर्स बीच में काउंट होते हैं। सो रियल इनकम आपकी चेंज होती है ओइंग टू चेंज इन आउट प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो प्राइसेस को लेके आपकी इनकम, यानी कि आपकी वही है, इनकम आपको 100 रुपीज थी पहले, अभी भी 100 रुपीज ही है। कर लेती हूँ मैं, पहले आपकी ₹100 इनकम थी फॉर एग्जाम्पल, अभी भी ₹100 ही इनकम है, लेकिन एक चीज की प्राइस है वो ₹10 थी, अब ₹50 हो गई, उस डिमांड में चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम, रियल इनकम चेंज हो गई कि मैं पहले इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर सकती थी, अब मैं इस चीज़ की कम डिमांड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी रियल इनकम कम हो गई है, क्योंकि और फैक्टर्स जो है वो बीच में आ गए हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मैंने पहले क्लियर कर दिया। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स ऑन रिलेटिव प्राइस ऑफ वाई, वाई की प्राइसेस की वजह से आपके एक्स की क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ा, यानी कि कार की डिमांड, पेट्रोल, वाई ले लो आप पेट्रोल, तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से आपकी कार की डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर? प्राइस इफेक्ट क्या हो गया? इट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ओइंग टू चेंज इन इट्स प्राइसेस। प्राइसेस की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में क्या इफेक्ट आया है, बाकी चीजें इसमें आपकी कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड को देखा जाएगा। क्लियर? सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने क्लियर कर दिया, दीज आर द गुड्स विच कम्पीट विद ईच अदर, यानी कि आप टी और कॉफी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द गुड्स विच कम्पीट विद ईच अदर, कि हम एक चीज यूज नहीं कर सकते, हम दूसरी चीज यूज करेंगे, एक ही प्राइसेस इंक्रीज होगी हम दूसरी यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरह से एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं ये। ठीक है, compete कर रहे हैं, एक दूसरे की जगह यूज होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। ठीक है, कार के बिना पेट्रोल नहीं चल सकते, सॉरी पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, कंप्लीट करती है पेट्रोल आपकी कार को। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे कार एंड पेट्रोल। क्लियर है? आई होप सारे कंसेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं,
जो आपकी सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग काज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मैंने बताया आपको ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, तो ये राइटवर्ड किस वजह से शिफ्ट होगा पढ़ते हैं। फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, अदर देन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ सेम कमोडिटी, सेम कमोडिटी की प्राइसेस के अलावा कोई भी चीज की वजह से अगर चेंज हो रहा है तो वो हमारा शिफ्ट में आएगा। तो फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, सॉरी डिक्रीज। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं मैंने अभी बताया, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड कम होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी डिक्रीज हो रही है कंज्यूमर की इनकम, यानी कि अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी इंफीरियर गुड्स की, कम हो ज़्यादा हो जाएगी। जब आपकी इनकम कम होगी आप सस्ती चीज़ों की तरफ ज़्यादा चल पड़ोगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से होता है, जब आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। फेवरेबल चेंजेस मतलब कि उस चीज़ के फेवर में आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई है कि आपको वो कलर पसंद आ गया, आपको वही लेना है, ठीक है। डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम इन केस ऑफ इनफीरियर गुड्स, ध्यान से डिक्रीज है, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो इनफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो हाँ बिल्कुल इससे भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, पहले आप टी है कॉफ़ी है, कॉफ़ी यूज़ करते थे, ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे प्राइस है, लेकिन प्राइस किसकी बात की है, सब्सटीट्यूट गुड्स की, आउन गुड की नहीं, उस गुड के प्राइस की बात नहीं की है, सब्सटीट्यूट की बात की है। तो यहाँ पे सेम कमोडिटी का प्राइस लेते हैं हम, नहीं लेते हैं सेम कमोडिटी का, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स की अगर प्राइस बढ़ गई है, अगर मैं टी की जगह कॉफ़ी पीती थी लेकिन कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो मेरी डिमांड टी की इंक्रीज हो जाएगी। तो जब प्राइस सब्सटीट्यूट गुड्स के राइज हो जाते हैं, यानी कि कॉफ़ी सब्सटीट्यूट है, इसका प्राइस राइज हो गया तो मेरी टी की डिमांड बढ़ जाएगी, बिल्कुल। राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो क्या कार की डिमांड इंक्रीज होगी, नहीं होगी, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा ही नहीं अगर डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। तो डिक्रीज इन इनकम, इनकम हम यहाँ पे लेंगे ही नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए बी एन सी, ये ए बी एन सी आपका राइट ऑप्शन। सब चीजें क्लियर है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस हम ले सकते हैं, सेम कमोडिटी के प्राइसेस हम शिफ्ट में नहीं ले सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, द प्राइसेस एंड क्वांटिटी एट ए पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व आर गिवन एज 10, 50। ये आपका प्राइस कितना दिया है 10 और 50 क्या दिया है उसका क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इफ द प्राइसेस इज चेंज टू 6, प्राइस हमारा कम हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से एज ए रिजल्ट, यानी कि प्राइसेस की वजह से, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगा, चेंज इन डिमांड आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगा, क्योंकि प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपकी 65 हो गई, ठीक है। तो 10 था, अच्छा क्वांटिटी डिमांड जो था 10 था और 50 था, सॉरी, ठीक है। एंड इफ द प्राइसेस चेंज टू 6, प्राइस हमारा कम हो गया, ओके ओके ओके, ये 50 है, ठीक है। अब हमारा प्राइस जो है वो 6 हो गया, जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई 65, हमारा प्राइस क्या हुआ कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड, डिमांड नहीं है क्योंकि प्राइस की वजह से हुआ है, डिक्रीज तो नहीं हुआ है क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन डिमांड बिल्कुल भी नहीं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है इंक्रीज हो गया है, डिमांड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस की वजह से, और मैंने बताया था क्वांटिटी डिमांड में हमारा प्राइसेस लेते हैं हम लोग, ठीक है, सिर्फ डिमांड में हम अदर देन प्राइसेस लेते हैं, बट यहाँ पे दिया है कि प्राइसेस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ गुड डिमांड फॉल विद राइज इन इनकम, मैंने अभी बताया जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो कौन से गुड्स की डिमांड कम हो जाती है कि अब मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है जब आपकी इनकम बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व शोज, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, इसी में आगे डिमांड मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। सॉरी, सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड नहीं, मूवमेंट अलोंग में दोनों आते हैं, एक्सपेंशन भी आता है, कॉन्ट्रैक्शन भी आता है, याद रखना। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये दोनों ही इसमें आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज गिवन पैराडॉक्स इज एक्सेप्शन फॉर, किसमें एक्सेप्शन गिवन पैराडॉक्स ने पढ़ा था कि जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज होती है आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, तो कौन से कंसेप्ट में ये एक्सेप्शन है, डिमांड में। क्लियर? नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग विल कॉज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इनमें से किसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट होती है डिमांड कर्व की, ये है आपका डिमांड कर्व, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट मैंने आपको बताया पहले सी आता है फिर ई आता है, सो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है तो क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी मैंने बताया था प्राइसेस का क्या कंसर्न है इससे, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में, ये देखो ये है आपका अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ये आपका अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मैंने अभी आपको पहले बोला जब ऊपर होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो प्राइस का क्या लिंक है इसमें, प्राइस क्या हुआ तो हमारा अपवर्ड मूवमेंट हुआ, पहले 5 था प्राइस क्या हुआ, सॉरी ये क्वांटिटी डिमांड है, पहले 1 था प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जब प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी अपवर्ड मूवमेंट होती है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो यही इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड, तो में अपवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से होगी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो किसकी वजह से होगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। 1 से आपका प्राइस जो है वो डिक्रीज था इंक्रीज था, एक बार क्लियर कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड, प्राइस क्या था, इंक्रीज था डिक्रीज था, ये है आपका अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस इंक्रीज है, वही मैं बोलूं डिक्रीज तो था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। मैंने उस टाइम गलती से शायद इंक्रीज को डिक्रीज बोल दिया था। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है तो आपका मूवमेंट अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाती है डिमांड की, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और जब नीचे होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर है? आई होप इस आपका जितना भी मैंने आज आपको टॉपिक समझाया वो सब आपको क्लियर हो। थ्योरी ऑफ डिमांड में आपका इतना ही है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और आज अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। थैंक यू।